कुटीर उद्योग की बात जब हम लोगों ने शुरू किया है तो अभी सरकार की एक चिंता बढ़ी है पर्यावरण में प्लास्टिक बंदी को लेकर के कि प्लास्टिक का ये है। उसी कुटीर उद्योग के तहत अगर जूट के थैले वगैरह बनाने का प्रशिक्षण दिया जाए उससे भी लोगों को रोजगार मिल सकता है जो कुटीर उद्योग के तहत आ सकते हैं। इसी तरह से बांस का भी कुछ ये है। तो इन सब चीज़ों पर आपका क्या मंतव्य है वो हमारे दर्शकों को बताएं। मौलिक तौर पर आप जिन चीज़ों की चर्चा आप कर रहे हैं हम उससे सहमत हैं कि ये सारे संभावनाएं हैं। अभी की जो आबादी है, जो जनरेशन है, हमारे जो लोग हैं, उनको चीज़ों को दिखना चाहिए। हम जब कुटीर उद्योग कहते हैं तो पहले तो ये हुआ कि चरखा तकली यही कुटीर उद्योग है। वहाँ से बाहर निकलने के लिए जब आप कहते हैं कि जूट के थैले की बात जब करते हैं तो वो संभावनाएं दिखती हैं जनरेशन को। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि लोगों के लिए जब कुछ काम की बात जब आप करते हैं, लोगों का काम, लोगों के लिए, लोगों द्वारा लोगों का काम, ये जैसे लोकतंत्र के बारे में जो मौलिक अवधारणा है, जैसे ही आप कुटीर उद्योग की बात करते हैं, जब हम शुरू में कह रहे थे, तो ये मौलिक अवधारणा कुटीर उद्योग की होनी चाहिए कि लोगों का, लोगों के लिए, लोगों का काम हो। उसमें वो जूट बांस की खेती, ट्रेजिडी यह है, दुखद बात पहलू यह है कि हम बात तो करेंगे, जूट उद्योग की बात करते हैं, जूट के थैले की बात करते हैं, बांस की बात करते हैं, लेकिन उन कामों के करने कहाँ करें, कौन करेगा, कैसे किया जाए और उनको अस्थायित्व कैसे प्रदान किया जाए, उनके चूँकि मार्केटिंग के सवाल, उनके ट्रेडिंग के सवाल, उनके सारे कई सवाल हैं, उनके लिए जो संसाधन जुटाने के सवाल हैं, उनके लिए शिक्षण प्रशिक्षण के सवाल हैं, ये सारे जो मसले हैं, इसकी जो नीतियाँ होंगी वह होगी जो इनसे मेल नहीं खाता है। कुटीर उद्योग से मेल खाना चाहिए, वह उन नीतियों को उठाना और उसको फिर से पुनर्गठित करना। इसलिए अभी जो कौशल विकास के नाम पर जो नीतियाँ बन रही हैं और चलती हैं, उसके पुनर्विनियमन की ज़रूरत है। उनको हम अगर संस्कृत पढ़े लिखे लोगों की भाषा में पुनर्स्त्रीकरण की ज़रूरत है कि जो हम कह रहे हैं कि वह मेल नहीं खा रहा है, इसलिए वो लोग अपना नहीं रहे हैं। अपना इसलिए नहीं रहे हैं कि लोगों को सफलता नहीं मिलती है, दिखती नहीं है, और इसलिए नहीं दिख रही है कि जो सहकार है, और जैसे ही कुटीर उद्योग की आप बात करते हैं तो उसके केंद्र में सहकार होना जरूरी है। सहकार को तो बहुत व्यवस्थित ढंग से, आज तो कोऑपरेटिव की जो संस्थाएं चलती हैं वही कोऑपरेशन के दुश्मन हैं। चूँकि सरकार नियम में भी कि जो सरकारी जो कायदे कानून और नियम हैं उसको क्रेडिट शब्द, अब कोऑपरेशन नहीं है शब्द, अब क्रेडिट, अब वो व्यापार का केंद्र हो गया। अगर जैसे ही आप व्यापार की बात करेंगे और व्यापारिक नज़रिए से और प्रशासकीय नज़रिए से कुटीर उद्योग को देखेंगे तब वह नहीं चलेगा और उसके विपरीत बात जाती है और लोग कहने लगे ये सब अब संभव नहीं है, ये सब बात कहाँ कर रहे हैं, अब दुनिया बदल गई, अब आधुनिक दुनिया हो गई। अरे आधुनिक दुनिया हो गई तो भूखे भी मर रहे हैं, बिना इलाज के मर रहे हैं, और जितने भी चीज़ें हैं, दिक्कतें हैं। अगर इनसे निजात पाना है, इसमें आम जन की खुशहाली की बात करनी है तो ये करना होगा। और ये करने के लिए आप जो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, इसी तरह से हम जब पहले बोल रहे थे आपको कि जूट के जो थैले बनाने का है तो जूट की खेती होगी ना, जूट का प्रोसेसिंग होगा ना, और प्रोसेसिंग के बाद तब फिर वह जो प्रोसेस्ड जूट का जब धागे का होगा उसके बाद का जो जॉब अवसर होंगे काम करने के, और उसी के साथ वही लोग जो रहेंगे वह उनका काम होगा। वह लोग जब उनको स्वीकार्य हो जाएगा, उनके बीच में कैसे सहकार, परस्पर सहकार और सहयोग, समर्थन भी मिले, और सारी चीज़ों में हर स्तर पर जब लोगों का हम कह रहे हैं कि बनेगा, बांस वाले में भी यही स्थिति है।
इसलिए उसी तरह से डेयरी का भी कर सकते हैं, उसी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी कर सकते हैं। और वो सब जुड़ी हुई चीज़ें हैं, अलग अलग नहीं है। और अलग अलग जैसे ही करते हैं तो पर्यावरण का मसला सवाल आ जाता है, क्योंकि उसमें चीज़ों को काट छांट करके केवल जैसे बांस की खेती का हम बात करेंगे, या कुटीर उद्योग के नाम पर हम कहीं से मॉडर्नाइज्ड कुछ मशीन ला करके बैठा देंगे, वही जूट के निर्माण में भी करेंगे, तब चीज़ें नहीं होंगी। बुनियादी तौर पर इसके फिर से एक बार पुनर्गठन का सवाल आ गया है। इन सवालों को उठाने के लिए दृढ़ राजनीतिक शक्ति की अब जरूरत है। ये जब तक नहीं होगा, ये जो लोग हैं, जो लोकतंत्र को जो सत्ता केंद्रित बना दिए हैं, लोगों की का तो अब तंत्र है नहीं, अब तो प्रशासकों का, व्यवसायियों का तंत्र हो गया है। और इससे निजात जब तक हमको नहीं मिलेगा, तब तक लोगों के बीच में जो लोगों का जो कुटीर उद्योग की बात आप जो कर रहे हैं और उठा रहे हैं, वह आज उसकी पूरी संभावना है और एकमात्र विकल्प है। और दूसरा आप कोई, अब लोगों को बेहतर जीवन अगर जीना है तो अब वही बचता है, मानव समाज और यह जो प्रकृति है। हम तो हमारे कामों से प्रकृति का दोहन हो रहा है ना मनमानी, हम अपने लोभ में प्रकृति का जो संतुलन है वह बिगाड़ दिए, और उसके कारण है ये ग्लोबल वार्मिंग हो या क्लाइमेट चेंज हो, ये सारी चीज़ें तो असंतुलन के कारण, बाढ़ की भी बीच का, ये सारी चीज़ें उसी के प्रदत्त हैं, उसके कारण हो रही है। तो हम सहमत हैं आपसे कि ये होना चाहिए, लेकिन हमारे जो उसके शर्त हैं कुटीर उद्योग का काम और शर्त किसी दूसरे का, ये असंतुलन होगा ना। और जैसी असंतुलन होगा तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी। यही हुआ है कुटीर उद्योग के साथ, हो रहा है। आज जैविक खेती के लिए अलग से बात की जा रही है, लेकिन हमारे जो पूर्वज रहे हैं, यूँ कहें कि 30-40 साल पहले या 25 साल पहले, जब बहुत ज़्यादा खेती में ट्रैक्टर का या मशीनरियों का उपयोग नहीं था, हमारे किसान बंधु जो हैं कि वो जानवर पालते थे, और जानवर का गोबर या जानवर के नीचे का जो भी जैविक ये था, जानवर के कमरे से काट करके उसको खेतों में डालने का काम होता था, और उससे जो फसल उपजते थे वो भी तो एक तरह से जैविक खेती ही थी। तो आज का जो जैविक खेती है और पहले का जो जैविक खेती था, उस पर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जैविकीय खेती के हमको तो दोनों अनुभव जो है सो है। एक तो जो प्रोजेक्ट बेस्ड जो चीज़ें हैं, हम जब घूम रहे थे, हम लोग जो जैविकीय खेती के संदर्भ में चीज़ें बहुत शुरू हुई थी, आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले की बात जब, तो उस संदर्भ में भारत सरकार के ही सहयोग से हम लोग साउथ में गए, और वहाँ जब देख रहे थे अरविंदो आश्रम जो पांडिचेरी में है, तो अरविंदो आश्रम के पास 100 एकड़ में धान की खेती उस समय वहाँ, और वो लोग जब हम लोग वहाँ भोजन किए, वहाँ एक रात हम लोग ठहरे थे, तो वहाँ बताया गया कि ये जो चावल आप खा रहे हैं, यहाँ केमिकल जो जिस धान में उपयोग होता है, रासायनिक उर्वरक, हम लोग उसका यहाँ भोजन नहीं बनता है, सब उससे करते हैं। वो चीज़ें हम देख रहे थे, लेकिन टैफे ट्रैक्टर भी देख रहे थे, जो एक ट्रैक्टर टैफे करके वो है, एक मैन्युफैक्चरिंग एक यूनिट है, तो वो उसको देख रहे थे। तो और फिर उसके ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग में के जो पूरे प्रोसेस हैं, उसके जो लिक्विड्स भी तैयार होते हैं जो छिड़काव के काम आते हैं, और फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिक अलग होते हैं। हम उस समय की बात कर रहे हैं, और फिर अभी जब लाखों लाख रुपए की लूट हर एक राज्यों में हो रहा है, माने वह एक अलग कमाई का धंधा है जो ऑर्गेनिक खेती के नाम पर हो रहा है। और उस धंधे में आपको सुनते हैं, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन हमारे कुछ इष्ट मित्र हैं जिनसे बातचीत में हम जाने हैं कि चूँकि कोई इस बात को लेता नहीं है कि एक राज्य में ऑर्गेनिक खेती पर कितना सरकार का व्यय हुआ एक वर्ष में, और उसके जो आउटपुट, उसके परिणाम हैं क्या क्या है, कैसे हैं। ये जब नहीं होता है तो चीज़ें
तो एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जहाँ के लोग जागरूक नहीं हैं, तो दूसरे राज्य के लोग भी ऑर्गेनिक खेती के एक्सपर्ट्स लोग आते हैं जो केवल यही धंधा करते हैं। अपने यहाँ भी बहुत दिनों तक कुछ बाहरी लोग हैं जो आते रहे थे। अब ऑर्गेनिक अगर फार्मिंग को वहीं रखना है, क्योंकि अभी जब हम पहले आपको बता रहे थे कि अगर उसके पूरे जो मेथोडोलॉजी है उसमें परिवर्तन की ज़रूरत, वो नहीं बदलेंगे तो ये होगा, और अगर उसमें बदलेंगे तब आप जो कह रहे हैं वह हम जो दूसरा पहलू है कि हम जब गांव में अपने घर पर रहते थे और जब हम धान की जो खेती होती थी उस समय हम लोगों के यहाँ शुरू में खाद जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उसका उपयोग बहुत नाम का होता था। आधा माने बहुत नॉमिनल होता था, और उसके और तब भी धान की जो खेती थी, गेहूं की खेती जो होती थी, उसका पैदावार इतना अच्छा था। अब उस समय जो बीज था धान का, उस बीज को जब हम देखते हैं तो वो लंबा होता था, और जो हम लोग जब खेत पर जाते थे, हमको क्या कहें, अब जब आंधी पानी जब तेज होता है तो धान अगल बगल इधर से उधर गिरता जब है, तो एक समझ थी जो सच्चाई भी है कि धान जब फूट जाए तो धान को भरते समय उसको खड़ा होना चाहिए, खखरी ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग उठाते उठाते भी थे जो आल पर जो गिरता था। तो ये बगैर रासायनिक उर्वरकों के या लेस मात्र उर्वरक के इस्तेमाल से वो चीज़ें होती थी। लेकिन जब बाद में जो बीज में जो परिवर्तन आया विकास के साथ, धान के जो बीज अब उस समय वाले अब नहीं हैं, जो ड्वार्फ वेराइटीज आए, और हम लोग देखे हुए थे कि हम लोगों के समय में जो धान के पौधे थे वो कितना ऊंचा होते थे, और जब हम देखते थे उनकी जब बालियां देखते थे, और जब बीज में परिवर्तन हुआ तब वह उस तरह से देखना चाहते हैं तो उर्वरकों का तब एक आया कि अब उससे काम नहीं, इस ये जो नया वैरायटी आया है, जो प्रजाति आई है नई, इसमें ज़रूरत है खाद की, तो खादों का उपयोग बढ़ा, ज़मीन की उर्वरा शक्ति कमज़ोर होती चली गई, और केमिकल्स के उपयोग का जो ये हुआ उससे आपको हम बताएं कि वहाँ बहुत फ्रेंडली कीट्स पहले रहते, कीड़ा पहले धानों के खेतियों में जब आप क्रॉस करते थे तो मकड़ा की जाली रहती थी। जब बड़ा बड़ा पौधा, जब थोड़ा पौधा धान का बड़ा होता था तो एक खेत और दूसरे खेत के बीच में जो खाली जगह, उसको मकड़ी के जाल बिना अब कहीं नहीं मिलेगा आपको, चूँकि ये जैसे ही कीटनाशक दवा और केमिकल्स का उपयोग बढ़ा है तो वो सारे जो फ्रेंडली कीट्स थे, किसानों के जो दोस्त थे, वो खत्म हो गए, लुप्त हो गए, और उनके लुप्त होने से किसान के दुश्मन कीड़े पैदा हुए। तब आज अब जब रोग लगता है, जो नई प्रजातियां हैं उसमें, तो हमारे कृषि वैज्ञानिक भी हाथ खड़ा कर दे रहे हैं कि कुछ पता नहीं चल रहा है, और एग्जैक्ट उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। तो और ऑर्गेनिक जब हम खेती करते हैं तब जमीन की जो उर्वरा शक्ति है, अभी आपको नया फिर सॉइल हेल्थ की बड़ी चर्चा होती है, हम रोज काम स्वास्थ्य के जो मिट्टी के जो स्वास्थ्य हैं उसको बिगाड़ने के लिए काम करते हैं, और फिर उसमें हम उसके स्वास्थ्य के संरक्षण की बात करते हैं। अजीब जो है सो अंतर विरोधी बात होती है, और हमारे साथ हो रहा है और हम सवाल भी नहीं उठाते हैं। ये तो आप कैसे आदमी, पहले आदमी पत्रकारिता और मीडिया में हैं जो ये सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं कि सर ऑर्गेनिक खेती के बारे में। ऑर्गेनिक खेती एक व्यवसायिक धंधा बना दिया गया, उसको खेती से और किसानों से क्या लेना देना है, किसी से पूछ लीजिए कि डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पर भी उसको कहाँ से शुरू किए थे और उसका कितना विस्तार हुआ, और उसका किस रूप में आपके जो अनुभव हुए हैं वह कितना लाभकारी है, और कहाँ और क्या सुधार की ज़रूरत है लोगों के स्तर पर और ऊपर जो कृषि वैज्ञानिक है उनके स्तर पर। ये सब नहीं होगा तब जब हम पहले सवाल आपको बता रहे थे कि वह जो कृषि फॉर्म था उसकी उपयोगिता, कृषि विज्ञान केंद्रों की उपयोगिता, ये सारे व्यवसाय किए हो गए हैं, और किसान बेचारा हो गया है।
उसको कभी खाद की किल्लत के नाम पर, कभी पैदावार के कीमत के नाम पर, ये इस तरह से उसमें किसानों को भी राहत है। लेकिन एक बार जो मानस बना है किसानी के नाम पर, उससे तो आपको कुछ दिन जूझना भी पड़ेगा। जैसे ही जैविकीय कृषि की बात हम करते हैं, तब वह काम जो सामाजिक तैयारी का है, किसानों की तैयारी का, मानस की तैयारी का, तो हम किसानों से अलग कुछ हम प्रोफेशनल्स के नाम पर जाकर लेक्चर देते हैं। वह जो लेक्चर है वह किसानों का लेक्चर नहीं है। हम बिहार उदय के नाम से कुछ कोशिश कर रहे थे, दो हमारे साथ IAS अधिकारी थे, हमारे साथ गांव में वो मीटिंग कर रहे थे, गांव के लोग थे। हमको जब हम बोलने लगे तो हमारी तबीयत ख़राब थी, वो लोग कहे कि आप मत बोलिए। हम कहे कि ना 10 मिनट 5 मिनट हम आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। यहाँ के सम्मानित बिहार के अधिकारी थे। हम कहे कि इसमें जितने लोग हैं, इसमें 40% वैसे लोग हैं जो जिस विकास की अवधारणा, जिस कुटीर उद्योग, जिस जैविकीय कृषि की जो अवधारणा है, उसके विरोधी लोग हैं। और वो लोग बैठे हुए हैं, और मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सारे लोग विरोधी हैं। और विरोधी कैसे हैं, उसकी थोड़ी सी चर्चा उन लोगों को बताया। बाद में हमको जब वो लोग वहाँ से पटना जब लौट रहे थे, तब हमको कहे कि आप तो ऐसे आदमी हैं कि आपकी मीटिंग में भी लोग आए हुए हैं, और आप उन लोगों को कह रहे हैं, उसमें कुछ मुखिया भी थे, कुछ लोकल गांव के नेता थे, जो विकास योजनाएं चलती हैं ऊपर से, जो जाती हैं किसानी में के राहत के नाम पर, उनके सुधार के नाम पर, और वो उसके एजेंट अभिकर्ता थे। वहाँ अधिकारियों और जो गांव के कुछ लोग मिलजुल करके, और ये सारे जो ताने बाने हैं, आपको उससे के साथ लड़ना होगा। और लड़ने के लिए ये जो जितनी भी हम बात कह रहे हैं, तब हम कह रहे हैं कि एक नई अवधारणा, एक नए विकास की लाइन की रेखा खींचनी होगी हमको। उसी में कुटीर उद्योग, जैविकीय कृषि उसका अभिन्न अंग है। उन दोनों को जैसे ही आप अलग अलग देखिएगा, और ये दोनों का तो अलग अलग, सब कुछ का अलग अलग है आपको। हम आलू को जब आप देखिएगा, आलू की खेती जो पहले होती थी, आलू किस तरह से, आलू के संग्रहण का, स्टोरेज का कितना प्रॉब्लम हो गया है कि तुरंत जो फर्टिलाइजर्स जितना हम इस्तेमाल करते हैं, आलू के रखने की जो आयु है वह कम गई है, तुरंत सड़ने लगता है। उसी तरह से दूसरे भी कई जो कृषि उत्पाद हैं, उन पर ये चीज़ें लागू होती है। सर, आज जो पलायन के लिए, रोजगार के लिए जो पलायन की चिंता है, बिहार से बाहर लोग जा कर के जलील भी हो रहे हैं रोजगार पाने के लिए। जैसे में दक्षिण भारत में जा कर के, या फिर आपको नॉर्थ ईस्ट में जा कर के, तो इस पर कुछ लोगों का कहना है कि बिहारी लोग पलायन नहीं कर रहे हैं, दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में जा कर के उसका नव निर्माण करते हैं। हम जलील होकर के दूसरे का नव निर्माण करते हैं। खैर, ये तो बातें दूसरी है, लेकिन हमें ये लगता है कि ये कुटीर उद्योग और जो पशुपालन या जो पुरानी खेती की पद्धति रही है, लघु उद्योग, इन सब के बंद होने का भी एक वजह है कि पलायन हो रहा है। इस पर आपका क्या विचार है? हम आप जो जिस तरह से पूरे परिदृश्य को आप रखे और जोड़ करके कि पलायन, गांव से जो पलायन की स्थितियां हुई हैं, आप उसको देखेंगे, कहीं कहीं कभी कभी कुछ एक्सीडेंटल चीज़ें होती हैं। जैसे ये जब बात आप कर रहे हैं, तो पटना से हमको लगता है कि 30-35 किलोमीटर कुछ गांव हैं। हम एक बार गए थे, जो अभी डेयरी का आप देख रहे होंगे, किसी डेयरी के संकलन और उसके वितरण की जो ये हुआ है, हमको बहुत आपके ये पर कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि वह भूमिहार बहुल्य गांव था। वो लोग जो किसानों के साथ हम जब बैठक कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो वो लोगों का कहना था कि हमको अपने गांव में अगर जो कलेक्शन सेंटर है दूध का हो जाता है, तो हमारे घर की महिलाएं भी ला करके, चूँकि जो सामाजिक संस्कार है,
वो बता रहे थे कि हम एक ऐसे जाति में जन्म लिए हैं कि हमको रोज़ दूर बाज़ार में जाकर हम दूध नहीं पहुंचा सकते हैं, और यहाँ अगर कलेक्शन सेंटर हो जाए तब हमारे घर की महिला भी आती, और जब हम कलेक्शन सेंटर चालू हो जाए और इसका रेगुलेट हो जाए पेमेंट, तो हमको बहुत समस्याओं का समाधान इतना से भी हो सकता है। और हमको गांव में कुछ गाय रख करके, भैंस रख करके हम रख ले सकते हैं, और उससे हमारे आय की एक सुनिश्चित साधन हो जा सकता है। हम एक ये बात जब हमको लगा, और जब हम यहाँ आकर के बताए, यहाँ के जो अधिकारियों से बात कर रहे थे, कुछ चीज़ें शुरू भी हुई और फिर वो वहीं के वहीं रह गई। हम जब इन चीज़ों को देखने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ जगहों में जब हम गए थे, तो हमको लगा कि इसे यहाँ अभी तक तो जो मिल्क कलेक्शन जो सेंटर्स हैं वह, और साउथ के जो है, उसमें बिहार के अंदर एक कल्चरल प्रॉब्लम्स भी है। कल्चरल प्रॉब्लम है कि जो राजनीतिक करने वाले जो लोग हैं, सामाजिक काम करने वाले जो लोग हैं, इन चीज़ों से अलग करते हैं, वो स्वतंत्र हैं। उनका कोई इस तरह से जो विकास की अवधारणा जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कि उससे कोई रिश्ता नहीं है। हम जब कलेक्शन सेंटर अगर मिल्क का है तो उसी जगह जो उनके पशु हैं, किसान जो हमको दूध जहाँ से लाते हैं, उनके पशु पालन जो पशु हैं उनके हेल्थ के विषय में, उनके खाने की जो चीज़ें हैं, क्या वहाँ उपलब्ध नहीं हो सकता है, और उससे रोज़गार सृजन और आय का ये बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है। उसी के साथ हम जब साउथ की जब चर्चा कर रहे हैं तो हम वहाँ देखें कि गांव के अंदर कलेक्शन सेंटर्स के साथ जुड़ा हुआ इस तरह का केंद्र है जहाँ की वो बताए कि हमारे जो ग्राहक हैं, अगर उनके यहाँ कोई अभी ज़रूरत पड़ गया कंजम्पशन के लिए, माने घी का ज़रूरत पड़ गई, चीनी की या कोई भी चीज़ों का, उनके पास पैसे नहीं है, हम लोग दे देते हैं, क्योंकि हमारे वो उनका वो प्रतिदिन दूध ला कर देते हैं, इसलिए उनकी विश्वसनीयता है। तो उनको भी कभी दिक्कत नहीं होती है, कोई जब समय आ जाता है उनके पास पैसा हो नहीं हो, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वह विकसित हो सकती हैं, संभावना है। और वो लोग इंगित भी कर रहे थे किसान, लेकिन किसान और किसान, हम जब किसान और किसानी की बात कर रहे, जब भी हम बोलते हैं तो वह एक हम समेकित बात बोलते हैं। और इस सब चीज़ों को नहीं विकसित होने के कारण पलायन की स्थिति पैदा हुई। और पलायन में अब तो आप देखिएगा कि अब तो गार्ड की नौकरी सबसे अब तो बहुत, चूँकि ऑर्गेनाइज्ड जो फोर्स है सरकार की वह तो अपने एक संख्या तक रखते ही हैं, लेकिन उनको रिप्लेस भी कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज, चूँकि इस पर चीज़ें वो थोड़ा ज़्यादा सहज है। और जो अधिकांश जो गार्ड हैं, निजी गार्ड्स रहते हैं, वो अच्छे घर के कि जिनके पास 5 बीघा खेती है, 10 बीघा खेती है, उनके पास इस तरह के कोई सोच समझ या पर आधारित कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है। इसलिए वो तुरंत लगता है, आसान लगता है कि हमको कहीं अगर 10,000 रुपया भी मिल जाता है तो वह जीविका के लिए, एक बाल बच्चों के इलाज पढ़ाई के लिए एक सहयोग हो जा सकता है। तब जबकि अपने ही ज़मीन पर अगर कोई व्यवस्थित प्रक्रिया शुरू हो और इस तरह की कार्य योजना बने, तब वह जीवन ज़्यादा खुशहाल हो सकता है। और उससे जो परिवर्तन की जो एक प्रक्रिया शुरू होगी गांव, घर, परिवार में, वह दूसरी होगी जो कहीं बाहर जा कर के जो दयम दर्जे का जीवन जीते हैं, जो खुलकर बोल नहीं सकते हैं, घूम नहीं सकते हैं, वहाँ हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं, और अपने यहाँ जी कर अपना काम करके जो एक गरिमापूर्ण जीवन जिएंगे, दोनों में अंतर है। तो हम सहमत हैं आपके कि पलायन को देखने के जो नज़रिए हैं, आप पलायन को, बहुत लोग हैं, आप तो पूछे भी नहीं, लेकिन हमको तो जूझना पड़ता है। कभी हम चुप होते हैं, कभी कुछ होते हैं। किसे पलायन को लोग विकास के सिंबल के, अरे भाई है, जब पूंजीवाद विकसित होता है तो पलायन को विकास के रूप में लोग परिभाषित करते हैं, उसको महिमा मंडित करते हैं। उस पर इतने अध्ययन हुए हैं पलायन पर, और इतने तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं कि उसकी तो चर्चा भी करेंगे तो आज पूरा भी नहीं होगा। इतने अध्ययन है पलायन को, और पलायन को
वैचारिक तौर पर तार्किक बताते हैं, उनके वेलफेयर के लिए इतने काम अभी भी चल रहे हैं। इस राज्य में भी पंचायतों के स्तर पर कौन रजिस्टर बनाओ, कौन रजिस्टर खोलो, क्या हो, आप जब देखिएगा किसे, जब आप जाइएगा वो अलग है, जब बात कीजिएगा कि पलायन को माने वैचारिक तौर पर तार्किक बनाना, उसको वैधानिक कृत्य करना, ये सब चीज़ें हो गई हैं। और अब उस पर ज़्यादा डिबेट है, इस पर कोई नहीं बात करता है। एक आदमी नहीं आज़ाद, पहले आदमी है जो हमसे ये पूछ रहे हैं, सब लोग उसी पर बात करते हैं। और उसके जितने भी व्यवस्थाएं हैं उसको कैसे हम इफेक्टिव करें। क्यों, किसको मूर्ख बना रहे हो भाई? कौन सा समाज बनाना चाहते हो? अब कहाँ ले जाना चाहते हो समाज को? ये सवाल है। और हमको ये लग रहा है कि पलायन और ये सारी सवाल माने अंत जुड़ी हुई है, उनका अंतर संबंध है। और एक साथ जोड़ करके देखा जाए, इसके लिए बहुत जो निवेशक का मेला लगाने का भी फैशन जो बना हुआ है ना, कभी बिहार में निवेशक आते हैं, किस किस देश से आते हैं, कौन कॉरपोरेट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सब निवेशक वहीं है गांव में। कोई, जैसे हम लोग जब शुरू में काम करते थे तो स्कूलों के स्थितियों के सुधार पर, तो लोग कहते थे कि अच्छा ये क्या कर रहे हैं। हम कहे कि सर भाई गांव में उस समय खपड़ा सबसे पूछते हैं कि उस समय तो पक्का छत नहीं था, ईंट और खपड़े का स्कूल जो होता था, तो खपड़ा जो फेरना एक मगही में शब्द है, माने उसको ठीक ठाक साल मरम्मत करना, मरम्मती का जो काम होता साल में एक बार होता है, तो हर कोई नहीं जानता है। वो कारीगर गांव में वो खास कुछ चिन्हित लोग थे। तो कोई आदमी है जो गांव स्कूल के चार दीवारी आकर के वो एक दिन काम कर देगा। कोई आदमी जब स्कूल का जब खपड़ा छत का जब काम होगा उसमें बिना मजदूरी का काम कर देगा और उसमें चिन्हित करके। तो इस तरह से जो चीज़ें बनती थी, चलती थी, आज वो सब चीज़ें, हम सहकार की बात इसलिए कहें कि सहकार की भूमिका और सहकार को तुम ध्वस्त कर दिया, उसकी चर्चा भी नहीं करते हो। आज सहकार को तुम व्यवसाय बना दिया पैक्स के माध्यम से। तो ये सारे सवाल जो हैं अभी विचारणीय है और इसको हमको देखने की ज़रूरत है एक साथ। अभी आप कुटीर उद्योग पर, ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन, कृषि पर सर से चर्चा सुन रहे थे। सर ने बहुत बातें बताई और समय का अभाव भी है, एक लिमिटेशन है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगला जो हमारा मुद्दा होगा वह मुद्दा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो सामाजिक बनावट था कि एक जाति के साथ कई अन्य जाति के लोग आराम से बिना कोई डर, बिना कोई भय के रहते थे, उस पर हम फिर अक्षय कुमार जी को अपने साथ बुलाएंगे, बैठाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। सर, आपने अपना जो कीमती समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ये काम श्रृंखला जारी रखें, ये हम चाहेंगे, हमारी मंशा है। सत्य श्यामला के दर्शकों से आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सभी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिसमें कुछ जानकारी भरी बातें भी हैं। धन्यवाद।